आज हमारे बीच में कॉमरेड अब्बास खान कुचामन सिटी से हैं। कॉमरेड साहब बहुत ही जुझारू नेता के रूप में उभर के आए हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि कॉमरेड अब्बास खान जो पिछले जो किसानों का आंदोलन हुआ था, वहां पे 6 महीने तक ये टिहरी बॉर्डर पे बिल्कुल घर बार छोड़ के जमे हुए रहे थे। कॉमरेड साहब अब्बास साहब से मेरे वैसे तो व्यक्तिगत रिलेशन है, व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन आज राजनीतिक चर्चा के लिए मैंने उन्हें अपने क्विक न्यूज के स्टूडियो में बुलाया है। अब्बास सर से मैं पहला क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अब्बास सर, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठेगा? कौन सी पार्टी विजयी होगी? किसकी पार्टी की सामने जनता सपोर्ट करेगी, आशीर्वाद देगी? सबसे पहले तो आपके इस चैनल में जो परिचर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद। और आप तमाम जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे आज इस परिचर्चा में बुलाया। आपने जो सवाल किया कि जो 5 राज्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसमें ऊँट किस करवट पर बैठे हुए? देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि ऊँट इस देश के अंदर हर प्रांत में अलग प्रकार की एक राजनीति है। राजस्थान में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग प्रकार की है, उत्तर प्रदेश में अलग प्रकार की राजनीति है। और आज जो देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, इसके अंदर तमाम चीज़ों को गौण किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए, मानो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी भी ये सत्ताधारी जो लोग हैं, तमाम लोगों ने इन सब चीजों पर जो अपना एक शिकंजा कस रखा है, उस शिकंजे के मार्फत ये तमाम पूरे देश के अंदर अपनी सत्ता हथियाना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत होशियार है, जनता बहुत चतुर है। इनके जाल में मैं समझता हूँ फंसने वाले नहीं है, क्योंकि इनके पास जो मुद्दे हैं। लेकिन सर 2014 में जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई थी, उसके बाद 2019 में वापस इनको रिपीट किया गया। उत्तर प्रदेश में भी इनको बहुमत मिला और काफी राज्यों में इनको एक साथ बहुमत, हालांकि इन्होंने दूसरे तरीकों से सत्ता हथियाई थी। लेकिन ये जो विशेष बात है कि ये धर्म के नाम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है और ये अगले चुनावों में इसको कहाँ तक असर दिखाई देगा? देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो मौका परस्त है, वो तो अपना मौका तलाशती रहती है। लेकिन ये जिम्मेदारी आम नागरिक की है। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो इनके जो जाल में फंस रहा है, ये बड़ी दुखदायी, क्योंकि आज देश में जो माहौल चल रहा है, ये सांप्रदायिकता की जो राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी, जब आप कह रहे हो कि 2014 में जब सरकार आई, वापस ये रिपीट हुई, इनके पास एक ही लक्ष्य है, एक टारगेट, वो है धर्म की राजनीति। धर्म के जरिए जो राजनीति कर रहे हैं, ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको गौण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले जब चुनाव मैनिफेस्टो था, उसमें रोजगार की बात की थी। आज पूरे देश में कहाँ रोजगार है? जी सर, इन्होंने रोजगार की बात की, एक कहीं भी इन्होंने इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, न इन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया, न इन्होंने कोई ऐसी कोई चिकित्सा के ऊपर इन्होंने किया। उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक आम जो गरीब है उनको मकान मिलेगा, लेकिन कहाँ है? आज भी लोग सड़कों पे बैठे हैं। जब वो गुजरात में प्रोग्राम करवाते हैं, तो वहां जब बाइडेन आते हैं, वहां जब ट्रम्प आते हैं, तो उन गरीबों के आगे तिरपाल लगा दिया जाता है, बजाय उनको ये बताने के कि इनको आवास मुहैया करवाया है। तो कुल मिलाकर इनकी जो राजनीति है वो सिर्फ धर्म के जरिए है। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इनके जितने भी स्टार प्रचारक थे, उनके पास एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जिसमें आमजन से जुड़ा हो। उन्होंने कहीं भी, आप पूरा इनका 5 राज्य का आप देख लो, एक भी स्टार प्रचारक ने यह नहीं बताया कि हम इस तरह के शिक्षा के आयाम स्थापित करेंगे, इस तरह के रोजगार के आयाम स्थापित करेंगे। सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास और कोई टॉपिक नहीं है, और उसके जरिए ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। राजस्थान जो एक बहुत ही स्वार्थ वाला एक प्रदेश है, इसकी भी आबो हवा ये बिगाड़ने पर उतरू है। ये तमाम जो साधु संत थे, जो जिनका काम कुछ और था,
उन साधु संतों को जनता के सामने ये पेश कर रहे हैं कि ऐसी हमारी राजनीति होगी। तो इस तरह से लोगों को भयभीत कर ये सत्ता दिलाना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर जनता ऐसे लोगों को अगर चुनती है तो ये इससे बड़ी दुखदाई और कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन सर जो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि इस बार धर्म की राजनीति को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, क्योंकि अभी जो महाकाल कॉरिडोर का जो हुआ था, मूर्तियां वहां पे गिरी थी एक छोटी सी आंधी के कारण। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नकार दिया है, लेकिन राजस्थान में मोदी मैजिक कहीं कहीं कामयाब होता है। देखो इसका एक मनोज जी मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक धर्म की राजनीति कर रही है। बेशक ये बिल्कुल सही है कि ये धर्म आधारित ये राजनीति कर रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि जो कांग्रेस जो विपक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर नहीं आया है जो इस तरह के कोई बयान दे सके, लोगों को ये समझा सके। और इसका सबसे बड़ा दूसरा कारण ये भी है कि इन्होंने जो मीडिया है, इस मीडिया पर अपना शिकंजा कस रखा है। तो ये विपक्ष की जो बात होती है वो आम जनता के सामने पेश नहीं करने दे रहे। लेकिन सर राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़ाव अपना दर्शा रहे हैं। और मेरे ख्याल से कि राहुल गांधी की इन्होंने जो पप्पू छवि बनाने की कोशिश की थी, जो अरबों खरबों रुपए इन्होंने लगाए थे, करोड़ों रुपए इन्होंने लगाए थे, उससे राहुल गांधी काफी हद तक बाहर निकल भी सके हैं। और मेरा अब अगला क्वेश्चन ये है सर कि एक तरफ तो झूठ की और छल कपट की राजनीति है जो बीच भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो मेरे ख्याल से अहिंसात्मक राजनीति करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो उनका इस तरह की सिर्फ एक पनौती वाला स्टेटमेंट है, बाकी इसके अलावा उनका कभी ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं रहा कि जो ऑब्जेक्शनेबल हो। और पनौती वाला भी स्टेटमेंट राहुल गांधी का नहीं किया कि मैं जनता का दिया हुआ नाम मानूंगा इसको। मगर फिर भी चलिए छोड़िए, तो क्या राहुल गांधी इस राजनीति में सक्सेस हो पाएंगे? देखिए मनोज जी मैं एक बात बताऊं, मैं सबसे पहले तो जो देश में जो एक प्राइम मिनिस्टर है, एक देश का सर्वेसर्वा है, उसको जो ऐसे शब्द हैं जो पनौती है या चौकीदार चोर है या फेंकू है या गप्पू है, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये हमारे लिए शर्मनाक है। दूसरी जिम्मेदारी उनकी भी है कि उन्होंने अपने बराबर के प्रतिपक्ष के जो लीडर है, जो एक सांसद है जी, तो उनको अगर वो पप्पू कहकर अगर प्रदर्शित करे तो ये इससे उससे बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि वो मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं। अब वो इस तरह के पप्पू बयान दे रहे हैं, ये पनौती बयान दे रहे हैं, तो ये मैं कहूँ आपको कि इससे ज्यादा कोई इस देश के आम जन के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं है कि एक देश के सर्वेसर्वा को हम पप्पू कहें, पनौती कहें, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग करें, ये शर्मनाक है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो देश के सामने वो ऐसी छवि प्रदर्शित कर पाएंगे, वो देश को चला पाएंगे। देखिए राहुल गांधी एक पढ़े लिखे बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति है, और उनका जो खानदान है, भले वो उनके पिता राजीव गांधी है या उनकी दादी इंदिरा गांधी है या उनके नाना जवाहरलाल नेहरू है या मोतीलाल नेहरू, वो ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं जो माँ का जो स्तनपान किया है वो राजनीतिक दूध से ही किया है जी। तो उनमें ये काबिलियत है कि वो देश को एक अच्छी सरकार दे पाए। मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। जब एक अनपढ़ जो नरेंद्र मोदी देश चला सकते हैं, तो वो तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति है, वो चला सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं जी। लेकिन सर मैं ये जो अपशब्द करने की परंपरा काफी पुरानी 2014 के बाद काफी पुरानी हो चुकी है। कई शब्द ऐसे सामने आए थे, जैसे बाहर वाला है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, और सुरपनका है, पप्पू तो क्या है ही। तो इस तरह की ये शब्दावली कहाँ तक उचित है सर? मैं तो कह रहा हूँ कि देश में ऐसा कानून बनना चाहिए, जो भी इस तरह का प्रयोग करे, ऐसी भाषा का प्रयोग करे, उनको सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई परंपरा नहीं बने। क्योंकि हम ये इस पूरी दुनिया में ये देश भारत देश है, इसकी छवि क्या है, इसका कल्चर क्या है, पूरी दुनिया में आज पूरी दुनिया के लोग भारतीय लोगों को देखकर प्राउड करते हैं, घमंड करते हैं कि कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी सभ्य भाषा है,
कितना अच्छा इनका पहना हुआ है। और जब ये पता चले कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो इस तरह की भाषा यूज कर रहा है, या प्राइम मिनिस्टर के लिए उस देश के वासी ऐसी भाषा यूज कर रहा है, तो इससे ज्यादा कोई शर्म की कोई बात नहीं है। तो इस पर कानून बनना चाहिए। लेकिन सर कानून की जहाँ तक बात है सर, अभी पिछले दिनों में देखा गया है कि ईडी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट वगैरह का दुरुपयोग सत्ता कर रही है पूरी तरह से। अभी सीधी बात, सबसे बड़ी बात तो राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता समाप्त करने की बात आई थी, वो एक बिना मतलब का केस था, उसको केस को आगे बढ़ा के हाथों हाथ उसको नया FIR की गई, उसका स्टे हटाया गया, सब कुछ करके, और राहुल गांधी की 4 साल की मैक्सिमम सजा दे दी गई। वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी करके और उनको 4 साल की उनकी सदस्यता वापस बहाल की। लेकिन तो अब ये यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट में मान लो जस्टिस चंद्रचूड़ है, वो जरूर इनके साथ सहयोग कर रहे हैं, सच्चाई के साथ है, लेकिन दूसरे जो जस्टिस हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हमें माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और जो जस्टिस है उन पर भी हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। और क्योंकि नहीं, लेकिन सर विश्वास करना चाहिए। मनीष सिसोदिया का केस हमारे सामने, मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ये कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं बनता, और दूसरे दिन उनकी जमानत रद्द कर दी। देखो, जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं उन पर आज ये शिकंजा है। और मैं बार बार ये कहता भी हूँ कि जो व्यवस्थापिका है, ये पूरी की पूरी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर हावी हो रखी है। और अब तो ऐसा हो रखा है देश में कि न्यायपालिका में भी ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यायपालिका में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो रिजल्ट क्या रहे वो अलग मैटर है, लेकिन ये बराबर हस्तक्षेप कर रहे हैं। जहां तक आपने ईडी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया है ना कि क्या विपक्ष के पास यह काला धन, या विपक्ष के पास ये अवैध धन है, क्या सत्ताधारियों के पास नहीं है? अगर इस देश में 50 जगह छापे मारे गए हैं ईडी के, जिसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ऐसा वो। हाँ, अगर ईडी और इनकम टैक्स, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि ईडी और इनकम टैक्स जो छापेमारी कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि जो गलत काम करेंगे तो मैं उसके साथ हूँ कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया तो उनको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। हमने 34 साल बंगाल में राज किया है वामपंथी ने, केरल में लगातार हम राज कर रहे हैं, त्रिपुरा में हमने 24 साल राज किया। एक भी किसी कम्युनिस्ट के ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो तो बताओ, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो हमें डरने की कहाँ आवश्यकता है। तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो वो तो निश्चित डरेंगे, लेकिन इनकी जो द्वेषता की राजनीति है वो गलत है। इन्होंने द्वेषतापूर्ण उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है वो गलत है। उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके पास धन मिला या नहीं मिला, लेकिन उनको मानसिक प्रताड़ना निश्चित इन लोगों ने दी है। तो इसकी भी हम इनका भी खंडन करते हैं और इनकी भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो अनलीगल है, बिल्कुल गलत है। जी सर। अब सर मैं राजस्थान की राजनीति के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। राजस्थान की राजनीति में क्या अशोक गहलोत अपने आप को रिपीट कर पाएंगे, या वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम बनेगी, या बीजेपी के तीसरे व्यक्ति को सीएम के रूप में प्रमोट करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि माननीय अशोक गहलोत जी हो या वसुंधरा जी हो, जो भी सत्ता में आते हैं उनका स्वागत है। और जो तीसरा, हम तो ये चाहते हैं कि तीसरा विकल्प कोई ऐसा तैयार हो ताकि जनता ये एक नागनाथ एक श्यामनाथ, ये जो हमारे मारवाड़ी में कहावत है उत्तर बीघा मारी बारी, एक बार ये एक बार ये, तो इन दोनों को दरकिनार कर तीसरा विकल्प ऐसा तैयार हो। लेकिन अब जहां आप अशोक गहलोत जी की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित इन्होंने जो जनता से पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, खासतौर से किसानों से जो वादे किए थे कि उनका कर्जा माफ करेंगे, 1 2 3 इस तरह से राहुल गांधी जी ने गिनती गिनी थी जयपुर के अंदर, सरदार शहर के अंदर, कि 10 दिन के अंदर से किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उनका कर्जा माफ नहीं किया। उनका कर्जा, लोगों को अभी ये गुमराह करते हैं कि हमने कर्जा माफ किया, जबकि वो कर्जा ओवर ड्यू जो ब्याज था, ओवर ड्यू वो 2 लाख तक का उन्होंने कर्जा माफ किया, उनका जो मेन कर्जा वो तो माफ किया नहीं। तो वो भी अपने जो वादे किए थे, चुनावी मैनिफेस्टो था, उन पर वो पूरा काम नहीं कर पाए। हाँ, ये कह सकते हैं
कि इनकी जो 2-3 योजनाएं जी। वो निश्चित मैं उसके पक्ष में हूँ, और वो वाकई इस देश के अंदर हमें यह गर्व भी होता है कि राजस्थान में इस तरह की जो योजनाएं चल रही है उससे आमजन जो गरीब लोग हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है, कर्मचारी है उनको लाभ मिल रहा है, भले RGS हो या चिरंजीवी योजनाएं हो। 25 लाख तक का पहले मिल रहा था, 50 लाख तक का उन्होंने कर दिया है, और मैं खुद भी इस चीज का लाभ ले चुका हूँ, क्योंकि मैं भी अभी अपनी बाईपास करवाया था तो चिरंजीवी से ही करवाई थी, तो वो लाभ ले, तो निश्चित ये इस तरह की योजना है वो अच्छी है। दूसरी RTE जो सबसे अच्छी जो योजना मुझे जो लगी वो RTE है, एजुकेशन जो उन्होंने जो अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार। तो ये हमारे क्षेत्र हो या राजस्थान में जितनी भी बड़ी स्कूलें थी, निजी स्कूलें थी, जिनमें गरीब परिवार वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़े और उसका लाभ वो उन बच्चों को मिलता है, तो ये निश्चित मैं ये कह सकता हूँ कि वो योजना बहुत अच्छी थी। तीसरी OPS जो है, OPS है, मैं आप बताऊँ, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू होती है तो एक कर्मचारी के लगभग 1 लाख रुपया सालाना उसके जेब में आएगा, तो इससे अच्छी कोई योजना नहीं हो सकती। योजनाएं बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अब विपक्ष है वो इंतजार कर रहा है कि हम सत्ता में आएंगे। तो मैं मेरे विपक्ष के जो साथी हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पिछले 4.5 साल में कहाँ थे? जी सर। मान लो ये जनता 5 साल में अपनी जो पीड़ाएं हैं वो भुगत रही थी, लेकिन 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी संगठन या कार्यकर्ता न सड़क पर आया, न लोगों की आमदन की कोई आवाज उठाई, और आज वो सत्ता का इंतजार कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जो पीड़ित कांग्रेस से है तो वो पीड़ित व्यक्ति है वो भाजपा में डाइवर्ट हो जाएंगे, इसी आधार पे वो अपनी सत्ता का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि कॉमरेड अब्बास खान एक बहुत बड़ा समूह चलाते हैं नावा विधानसभा ग्रुप के नाम से। तो अब मैं नावा की राजनीति पर ही आता हूँ। नावा में पिछले महेंद्र चौधरी ने पिछले अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छा काम किया है नावा विधानसभा में। हो सकता है कि इन पर काफी आरोप भी लगे हों, मगर जो अब चुनाव हुए इसमें जो उसकी स्थिति के बारे में एक बार और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है बिग न्यूज का। तो अब स्थिति क्या है नावा विधानसभा की, इसके बारे में प्रकाश डालें। कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है? देखो, नावा की अगर बात करें तो नावा में जो आप कह रहे हो महेंद्र जी की, ये निश्चित ये धन्यवाद के पात्र है। इसमें मैं किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहता। महेंद्र जी ने पिछले अगर 60 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो इस सेशन में 5 साल में इन्होंने जो कार्य करवाए हैं वो पिछले 60 साल में काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही। एक ऐसा विधायक जो अपने क्षेत्र में 10 कॉलेज खुलवा सकता है, तो हम सोच सकते हैं कि आने वाले 15 या 20 साल में ये क्षेत्र किस तरह का होगा, क्योंकि एजुकेशन जब बढ़ेगा आमजन को इसका फायदा मिलेगा। तो इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती है। और भी तमाम जो इन्होंने ऑफिस करवाए हैं, नगर परिषद करवाया है, और यहाँ जिला अस्पताल बनवाया है, और स्टेडियम, मतलब कई तरह के इन्होंने काम किया। तो इसके लिए तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। जिला की घोषणा के बारे में क्या कहेंगे सर? जिले की ये है कि जब प्रदेश के CM ने खुद ने घोषणा की है जी सर कि कुचामन को जिला बनाया जाएगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन है वो भी आचार संहिता के बाद में जारी हो। और क्योंकि इस राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं रही है अभी तक तो कि एक सत्ताधारी है उन्होंने कोई भी घोषणा कर दी और विपक्ष ने उसको खारिज कर दिया। क्योंकि इस तरह की राजनीति यूपी बिहार में तो होती है। यूपी बिहार में तो जो सरकारें जो अपना काम चला रही है, तो जो आने वाली दूसरी जो सरकार है वो उन तमाम योजनाओं को खत्म कर देती है। तमाम जो बड़े अधिकारी IAS IPS है उन पर घास गिरती है। तो इस तरह की राजस्थान में राजनीति अब तक नहीं है। ये एक सुखद हमारे लिए संकेत है कि CM साहब ने जो घोषणा की है, भले वो सरकार रिपीट हो या विपक्ष मान लो अगर बीजेपी भी आती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जिला है कुचामन बनेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।